डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये लेक्चर 5th है एलिगेंट माइंड्स में। और इसमें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे उसका जो क्वेश्चंस बचा हुआ है उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से है, स्टेटमेंट वाला है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये 4th नंबर क्वेश्चन, ये आपको खुद से सॉल्व करना था 4th नंबर क्वेश्चन। और ये 5th और 6th जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हमेशा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन है क्या, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। यहाँ पे ज्योमेट्री का भी कुछ यूज हो रहा है, कंसेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम समझेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहा है और जिसका जो अल्टीट्यूड है इस राइट एंगल ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से, और हाइपोटेनियस का मेजरमेंट आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फिर हाइपोटेनियस के अलावा जो अल्टीट्यूड और बेस है उसका मेजरमेंट आपसे पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं उसका रूट्स फाइंड करेंगे, और फिर जो ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमको मिलेगा। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। हम यहीं पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, स्पेस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका अगर हम इसका नेमिंग कर दें तो इस वर्टेक्स को हम ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं और इसको सी बोल रहे हैं। ठीक है। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, इसलिए ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपसे बोला गया है कि इसका हाइपोटेनियस का जो मेजरमेंट है वो 13 सेंटीमीटर है, मतलब ए सी का मेजरमेंट 13 सेंटीमीटर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। और क्या एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। ऐसा है कुछ ये क्वेश्चन कि अल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम बेस को x मान लेते हैं, मान सकते हैं। बेस को अगर हम x मान लें तो इसका अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये x माइनस 7 हो गया, ये x हो गया, मतलब ये जो मेजरमेंट है ये x, इसको हमने लेट कर लिया, और ए बी जो है ये x माइनस 7 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। अब हमारे पास ये तीन जो डाटा इसमें था क्वेश्चन में उसको हम लिख लिए हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस तीनों में कुछ रिलेशन होता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में आप जानते होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए राइट एंगल, सॉरी, जैसे यहाँ पे जो हम इसको मैथमेटिकली लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। इसका जो बेस है, जैसे ये BC है, BC का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर AB का स्क्वायर, ये इक्वल टू इसके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं ये चीज़, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम बोल रहे हैं। ठीक है। तो अब हम यही रिलेशन का यूज करेंगे और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है। तो यहाँ बेस क्या है, x है, तो x का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड क्या है, x माइनस 7 का स्क्वायर, ये इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब 13 के स्क्वायर के बराबर होगा।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्म हो गया हमारा। इसको अगर रीअरेंज करना चाहें तो कैसा रीअरेंज होके आएगा, ये एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही यहाँ पे, और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और इसको हम ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और ये 49 ये हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करना चाहें तो एक्स स्क्वायर 2x² हो जाएगा, और ये माइनस 14x तो रहेगा ही, और ये जो कांस्टेंट है प्लस 49, ये प्लस 49 इधर है, और इस हम 169 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले आते हैं, ये इक्वल टू 0, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब इसको और भी हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये 2x² होगा यहाँ पे, ये 14x होगा यहाँ पे, और अगर इस कांस्टेंट को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा माइनस ये कितना हो रहा है 0 हो रहा है यहाँ पे, और ये 12 आ रहा है, ऐसा ही होके आएगा। अब ये देखिए हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है, जैसे 2 को कॉमन ले करके इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो सभी से 2 कॉमन ले लीजिए या 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, जैसा आप बोलना चाहें। तो ये x² हो जाएगा, अगर इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो ये 7x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना आसान है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड का जो हम लोग पढ़े थे, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके कैसे इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या देखे थे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, और फर्स्ट और लास्ट टर्म जो थर्ड टर्म इसका है उसका प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा x² तो रहेगा ही इंटू फर्स्ट और लास्ट टर्म का देखिए क्या है ये इंटू -60, मतलब ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है -60 x² आ रहा है। ठीक है, हमको मिडिल टर्म को ये जो -7 है इसको हमको ऐसा स्प्लिट करना है दो टर्म में कि इस दोनों का जो प्रोडक्ट आए ना वो इस -60 x² के इक्वल आए। तो ये कैसे इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, हमको तो समझ में आ रहा है। इसको -12x लिख दीजिए आप, और इसको +5x लिख दीजिए। इस दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 x² आ रहा है, इसका मतलब है -7x को हम -12x + 5x में स्प्लिट करके इसको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर सकते हैं या इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम फाइंड कर लेते हैं, ये बस समझाने के लिए था रफ में। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं x² -12x + 5x -60 इक्वल टू 0, ये लिखा जा सकता है इसको। अब हम क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे फर्स्ट दो टर्म से, तो क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिए हम यहाँ पे बचा क्या x -12 बचा। और हम जानते हैं कि जब फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें x -12 कॉमन लिया जाएगा, तो x -12 हम पहले ही यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि एक टर्म तो ये होना ही चाहिए तभी हमारा फैक्टराइजेशन मेथड काम करेगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या रखें कि ये स्टेप इसके साथ वैलिड हो जाए। तो यहाँ पे हम +5 अगर रखते हैं तो आप देख लीजिए +5 × x 5x हो रहा है, +5 × -12 -60 हो रहा है, मतलब ये हमारा सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस दोनों टर्म से कॉमन लेंगे, और x -12 को तो हम पहले ही लेट कर चुके थे कि यही कॉमन आने वाला है, तो x -12 तो आएगा ही, ऐसे भी आ रहा है देख लीजिए दोनों टर्म में x -12 है।
और बचेगा क्या यहाँ पे, अगर कॉमन ले लें हम x माइनस 12 को, तो x प्लस 5 बचेगा। ठीक है, ये इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से हम आपको बोले थे कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर दो किसी क्वांटिटी का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, जैसे यहाँ दो टर्म है और इसका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि या तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी ये स्टेटमेंट वैलिड हो पाएगा। ठीक है, तो x माइनस 12 जब इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से आपको x का वैल्यू 12 मिलेगा और यहाँ से आपको x का वैल्यू माइनस 5 मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप सोचिए ये जो x हम लोग फाइंड किए ये था क्या, ये मेजरमेंट था, इस राइट एंगल ट्रायंगल के बेस का मेजरमेंट था ना x, ये तो लेट हम लोगों ने किया था। तो किसी भी साइड का मेजरमेंट जो है, किसी भी लेंथ का मेजरमेंट -5 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है। -5 सेंटीमीटर किसी का मेजरमेंट आप सुने हैं, नहीं सुने हैं, और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो इस वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है मैथमेटिकली। तो ये आ रहा है, ठीक है, इसका ये रूट्स है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -5 भी रूट है, लेकिन ये -5 अनसूटेबल है, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लेंथ का कभी भी मेजरमेंट -5 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है। लेकिन यहीं आप दूसरा इसका जो पहला रूट है 12 सेंटीमीटर, ये वैलिड है। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर हमको मिला, और x का वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर है तो x माइनस 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 मतलब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब है क्या कि हमारा जो आंसर आया वो बेस का मेजरमेंट हो गया, क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये जो अल्टीट्यूड आया, अल्टीट्यूड या इसको हाइट भी बोलते हैं, या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं आप, ये अल्टीट्यूड का मेजरमेंट क्या आया, 5 सेंटीमीटर आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही हमसे पूछा था ये। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें दो कंसेप्ट यूज हो रहा है, ज्योमेट्री का भी कंसेप्ट यूज हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज हुआ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कंसेप्ट यूज हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का ही क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस रहता है एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल। पॉटरी आर्टिकल मतलब क्या हो गया, मिट्टी का बर्तन, इन ए डे। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डेट दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of article produced and cost of each article. ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या हो रहा है ना, यहाँ पहले हम सिचुएशन समझ लेते हैं कि कोई एक इंडस्ट्री है जो कि पॉटरी आर्टिकल प्रोड्यूस करता है वो इंडस्ट्री, और एक पार्टिकुलर डे पे ये देखा गया कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो 90 रुपीज़ लगा है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, तो हम लोग ये लेट कर लेते हैं, और आपसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड को हम लोग एक्स लेट कर लें, कोई इशू है नहीं है, इसमें एक्स लेट कर सकते हैं हम। तो हम मान लेते हैं कि उस पार्टिकुलर डे पे जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ उस इंडस्ट्री में वो एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ईच आर्टिकल वाज 3 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये तो नंबर ऑफ आर्टिकल निकला ना, ये तो नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स हमने लेट किया, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल उस पार्टिकुलर डे को कितना होगा, वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो उस दिन प्रोड्यूस हुआ वो क्या है, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स था, इसका ट्वाइस 2x होगा, और इससे 3 more मतलब +3, ये जो है हमारा ये क्या है,
ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है और नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स है, ठीक है। अब अगर टोटल कॉस्ट हमको निकालना पड़े इस डे को कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस पार्टिकुलर डे पे क्या होना चाहिए, तो आप सिंपली इसको बता सकते हैं कि अगर आर्टिकल 5 मान लेते हैं प्रोड्यूस हुआ था और ईच आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में 10 रुपीज़ लगा था, इसको आप समझाने के लिए हम बोल रहे हैं 10 रुपीज़ लगा होगा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आना चाहिए, 5 इंटू 10 आना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ हम भी यहाँ करना चाह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ आर्टिकल x है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3 है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाना चाहिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हमारा क्या आना चाहिए, x इंटू 2x + 3 ये आना चाहिए, यही टोटल कॉस्ट आना चाहिए। और यही टोटल कॉस्ट तो आपको 90 दिया हुआ है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़, तो यही 90 के इक्वल होना चाहिए। अब ये एक इक्वेशन यहाँ से फॉर्म हो रहा है और जो ये इक्वेशन फॉर्म हो रहा है ये हमको ये मतलब लग नहीं रहा है, ये होगा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, x इंटू 2x क्या आएगा, 2x² आएगा और x इंटू 3 आएगा, ठीक है, और इक्वल टू 90 आएगा। इसको रीअरेंज अगर हम करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, 2x² + 3x - 90 ये आना चाहिए, ये इक्वल टू 0 होगा ये। अब ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया ये। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म हुआ है इसको और फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है क्या, 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 90 से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 3 से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, मतलब इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट पहले फाइंड करते हैं। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 2x² इंटू -90 क्या आ जाएगा, -180x², ठीक है। अब क्या करना है कि मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है, मतलब 3x को हमको स्प्लिट करना है दो टर्म में स्प्लिट करना है, जहाँ पर कि जो प्रोडक्ट हो वो -180x² के इक्वल आना चाहिए। तो 3x को आप किस में स्प्लिट करेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट जो है -180x² आ जाएगा। इसको फाइंड करने का एक तरीका ये भी था कि 180 को फैक्टराइज कर लें, हम लोग 180 को फैक्टराइज करके देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ 90 हो जाएगा, अगर इसको फैक्टराइज करेंगे हम तो ये 45 हो जाएगा, और फर्दर इसको फैक्टराइज करते जाना है हमको, तो यहाँ 3 से जाना चाहिए ये, और ये फिर 3 और ये 5, ठीक है। तो 180 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यही इसके फैक्टर्स के फॉर्म में ये हम लिख लिए हैं यहाँ पे। अब हमको क्या देखना है कि अच्छा इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, ये आपको सोचना पड़ेगा, इस पर आपको हीट एंड ट्रायल यूज़ करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, 4 3 ज़ा 12 हो रहा है यहाँ पे, और ये 15 हो रहा है, मतलब 180 को 12 इंटू 15 लिखा जा सकता है, 180 को 12 इंटू 15 लिखा जा सकता है। और ये 12 इंटू 15 कैसे हम फाइंड किए कि पहले इसका फैक्टर फाइंड कर लिए, फिर इस तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो 12 आ रहा है, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 आ रहा है, मतलब इस तीनों का प्रोडक्ट एक साथ लिख लिए, इस दोनों का प्रोडक्ट एक साथ लिख लिए। हो सकता था हमको सिर्फ इस दोनों का प्रोडक्ट लिखने का ज़रूरत पड़े या इसका ज़रूरत पड़े, वो आपको हीट एंड ट्रायल से सोचना पड़ेगा। तो 12 इंटू 15 180 आ रहा है, तो हमारे पास जो यहाँ पे स्प्लिट करके दो टर्म आएगा वो ये भी अगर ऐसा आ जाए -15x +15x -12x, अगर इसको स्प्लिट करके हम लिखें तो इस दोनों का प्रोडक्ट देखिए -180x² आ रहा है, ठीक है।
तो हम इसको इस तरह से स्प्लिट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। अगर इसको स्प्लिट करेंगे हम तो क्या आएगा ये देख लेते हैं। 2x² तो रहेगा ही रहेगा, 2x² रहेगा ही यहाँ पे। और इसको हम क्या लिख लेते हैं, 3x को 15x माइनस 12x लिख लेते हैं इसको हम, और माइनस 90 जैसा था वैसा ही रहेगा, इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन बन के आ रहा है। अब हम फिर यहाँ से कॉमन लेंगे, स्प्लिट तो कर लिए हम, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन x ही आ रहा है, x के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो 2x यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 15 बच जाएगा। और यही टर्म हम नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेने वाले हैं, तो 2x तो यहाँ पे पहले से ही लिख देते हैं, और 15 ये टर्म हम पहले से ही यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम सेट करके देख लेते हैं क्या आना चाहिए। 6 से देखते हैं, तो -6 × 2x 12x आ रहा है, और -6 × 15 -19 आ रहा है। तो मतलब मेरा स्टेप सही है, सही हम जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको फिर इस दोनों टर्म से कॉमन लेंगे। और क्या कॉमन लेंगे हम, 2x लेंगे और 15 लेंगे। इसको अगर हम कॉमन लें यहाँ से, तो क्या बचेगा अंदर में, x यहाँ से x बचेगा, यहाँ से -6 बचेगा, ऐसा ही होगा, ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब फिर वही बात है कि किसी भी दो टर्म के प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो 0 है। इसका मतलब है कि या तो ये टर्म इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, या फिर ये टर्म इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो पहले 2x + 15 को 0 कर लेते हैं हम लोग, ये इक्वल टू 0 होगा, या फिर x - 6 इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, यही होगा। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा वो -15/2 आएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर x को आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 6 आएगा। अच्छा देखिए, अब ये x था क्या हमारा, x किसको हम लेट किए थे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल था ना, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो फिर वही कहानी है यहाँ पे कि नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव कैसे हो सकता है, पॉजिटिव ही होगा ना। तो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर, ऐसा लिख करके हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे कि नेगेटिव नहीं हो सकता है, और इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा x इक्वल टू 6, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ से, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना आया मेरा, ये 6 आया। और अगर ये नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है तो कॉस्ट कितना आ रहा है मेरा, 2x + 3, मतलब 2 × 6 12 + 3 मतलब 15 आ रहा है ये इसका वैल्यू। अब देखिए, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 था और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15 रुपीज़ था, 15 रुपीज़ था। तो इस दोनों को मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। वही 90 से मैच कर रहा है, तो हम वेरीफाई भी कर पा रहे हैं कि हमारा जो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है वो सही से हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि नंबर ऑफ आर्टिकल इज 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 15 रुपीज़। यहाँ पे आप रुपीज़ लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। जब आप सॉल्व करेंगे कहीं पर भी तो यहाँ रुपीज़ लिखना लॉजिकल है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल रुपीज़ में आ रहा है या पैसे में आ रहा है या किस में आ रहा है, ये तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना। और यहाँ पे रुपीज़ दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आएगा वो भी रुपीज़ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज लगभग सॉल्व हो चुका है। ये इसमें जो ये एक क्वेश्चन है वो आप खुद ब खुद सॉल्व करिएगा, और इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। ये नेचर ऑफ रूट्स तो समझ चुके हैं हम लोग क्या है, तो अब नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके
आप जता सकते हैं, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और भी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।